स्वागत है आप सबका SSC MTS की लाइव क्लास में। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मेसोपोटामिया, फारस की सभ्यता तथा मिस्र। तब इसमें से सिंधु घाटी की सभ्यता जो ऑप्शन ए दे रखा है वो सही जवाब है। यहाँ पे क्या था, यहाँ नगर कस्बे और निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये SSC GPSI 2017 का क्वेश्चन था और आप देख सकते हैं कि ऐसे ही प्रकार के SSC क्वेश्चनों को पूछती है। तो यदि आप SSC MTS की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद मुख्यतः किसका आंदोलन है। तो समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। तो कामगार, इसका सही जवाब है समाजवाद कामगार का आंदोलन है। SSC MTS 2013 का क्वेश्चन है। और देखते हैं, समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के ऐसे संगठन जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति से परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ही देखने से पहले हम लोग कुछ और देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नमामि गंगे योजना, जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, तो उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। तो इसका नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया था, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्ध हेतु। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए और आप देख के याद कर लीजिएगा, ताकि हृदय योजना ये पूछने की संभावना है। कई बार पूछी गई, नमामि गंगे भी पूछी गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पूछी गई है। तो ये जो योजना है कई बार आने के कारण आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो पूरा भाई ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। सत्य है या अहिंसा है, धर्म है, सत्याग्रह है। तो यहाँ पे सत्य तथा अहिंसा 2 ही गांधी जी की शिक्षाएं थी। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। A और B इसका सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि अगला प्रश्न हमारा है SSC के अंतर्गत पूछा गया। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का जो शुरू की गई थी, तो उसके बारे में बताना है। प्रांतीय स्वायत्तता, तो टेक्स्ट असिस्टेंट 2007 का क्वेश्चन है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और इसके प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन काफ़ी और कई एग्जामों में पूछा गया है। कहता है SSC टेक्स्ट असिस्टेंट 2006 का क्वेश्चन, वारेन हास्टिंग्स का सही जवाब है। समय था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हास्टिंग को बनाया गया था उस समय। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो CGL 2011 ने इस क्वेश्चन को पूछा था। तो D ऑप्शन डिज़रेली इसका सही जवाब है। तो डिज़रेली ने यह स्वीकार किया था कि जो 1857 का आंदोलन था ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। तो अगला क्वेश्चन कहता है किसे भारतीय विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। SSC CHSL 2011 के अंतर्गत इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था
और इसका सही जवाब ए ऑप्शन है, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल। जिस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जर्मनी एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण इन्हें भारतीय विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, जो कि तमाम प्रकार के एग्जाम्स में आया हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी ना 1896-97 में विवेकानंद ने की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बराहनगर में की गई थी। तत्पश्चात जो बेलूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना, तो यहीं पे इसका स्थान था और समय था 1897-96। तो अगला क्वेश्चन जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बताया कि एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 और इसके अलावे और भी एग्जाम्स में आया हुआ है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और सिर्फ उस समय टाइम चल रहा था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट और 1821 से 25 थे, जबकि इसके दूसरे जो कि अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 ईस्वी से अप्रैल 1930 ईस्वी तक रहे थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो भाई ये एसएससी के अंतर्गत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम्स में आता है। तो सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 21 वर्ष की आयु को घटाकर अनुच्छेद था 326 यानी 326, इसमें संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यदि इंडिया में रहने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है तो वो मतदान दे सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य जो कि हमारे देश के अंतर्गत जितने राज्य हैं उसका उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं महाधिवक्ता, यही इसका सही जवाब होने वाला है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होने के कारण इसे आगे भी तमाम एग्जाम्स में आने की संभावना है। अनुच्छेद की बात करते हो तो 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक आहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। अनुच्छेद 165 अधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और क्या कहता है, जो कि एसएससी का सबसे फेवरेट होने के कारण आने वाले एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, मजदूर संघ इसका सही जवाब है। तो सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। तो कौन सी जो मदें हैं ना, मजदूर संघ इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय नदीय संघ सूची प्रविष्टि 56 के अंतर्गत आती है, जबकि मजदूर संघ या व्यापार संघ समवर्ती सूची का प्रविष्ट 22 के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई एसएससी में कई बार पूछा गया था
और अगला क्वेश्चन जो कि स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार स्टेनोग्राफर ने इसे पूछा है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का अनुच्छेद बताना है जब शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन निकल के आ जाता है, 24 इसका सही जवाब है। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अधीन प्रारंभ की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों के इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वायत्ता शासन की शक्ति प्रदान करने हेतु कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। तो ये भाई क्वेश्चन एसएससी स्टेनो का था। तो अगला क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी 10+2 का है। देखते हैं क्या कहता है। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी कहाँ पर सुनवाई कर सकता है? तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। जो आप देख रहे हैं, भारत का कोई भी विधि न्यायालय होना चाहिए, वहाँ पे महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76(3) के तहत यह उल्लेखित है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो चलिए देखते हैं, ये था 10+2 का जो कि एसएससी CHSL होता है और अगला क्वेश्चन भी CHSL का ही है। तो देखते हैं किस प्रकार से एसएससी ने इसे पूछा घुमा फिरा के। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो कौन से ऐसे विषय हैं जो हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है मजदूर संघ, ये भी हमारी समवर्ती सूची में शामिल है। अगला दे रखा है जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, ये भी है, जंगल भी है। लेकिन जो भी ऑप्शन दे रखा है शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार, ये हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ राज्य समवर्ती इसके अंतर्गत शामिल विषयों का उल्लेख है। उपर्युक्त विकल्पों में से शेयर बाजार तथा वायदा कारोबार संघ सूची के अधीन विषय हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि तमाम प्रकार के एग्जाम्स में आया हुआ, जैसे कि आप अपने बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम्स में इसे कई बार पूछने की संभावना है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत यानी वोट यानी किसी राजनेता को चुनने का अधिकार कब हो जाता है? आप कितने छोटे से वोट दे सकते हैं? तो आपकी कम से कम जो एज होती है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में आप देख चुके हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि एसएससी FCI 2012 में आया हुआ था। तो कहता है निम्नलिखित में से एक भारत संघ महाराज्य सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो आपको क्या बताना है कि एक भारत संघ सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो इसमें से जो कि ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है कि झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं और सिक्किम इसका सही जवाब है। सिक्किम की राजधानी गंगटॉक। और भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन वर्ष 1975 ईस्वी में सिक्किम का संरक्षित राज्य दर्जा समाप्त करके उसे भारत संघ में एक राज्य 22वें के रूप में प्रवेश दिया गया। इसे संविधान के परिणामस्वरूप सिक्किम में राज्यतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। तो चलिए FCI का क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग 10+2 का क्वेश्चन भी देखते हैं। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? तो लास्ट न्यायालय बताना है। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय
ये भाई अंतिम न्यायालय नहीं है। तो इनमें यदि आप तीनों में मुकदमा हार जाते हैं तो आपको उच्चतम न्यायालय जाना होगा। यही अंतिम न्यायालय होता है भारत के अंतर्गत। अंतिम अपीली न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय की सिविल दंडित या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। तो भाई संविधान का क्वेश्चन भी देख लिया। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ इसका सही जवाब है। मल्टीटास्किंग 2013 में इसे पूछा गया था। और ये जनजाति जो है ना, ये गौड़ समुदाय जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अंतर्गत गौड़ जनजाति पाई जाती है और यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्नलिखित कौन सा है? तो देखिए पहला है प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं प्रति हजार व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार व्यक्तियों के नमूने में महिलाओं की संख्या। और जो बी ऑप्शन दे रखा है जो कि इसका सही जवाब है, कहता है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। कहता है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो एसएससी सीपीओ इसे कई बार पूछ चुका है, जैसे कि 2015। तो नदी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह का उदाहरण है। कोलकाता नदी बंदरगाह का उदाहरण है। यह समुद्र तट से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसका सही जवाब है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड दोनों ही उद्यम नवरत्न है। वर्तमान में नवरत्नों की संख्या जो है ना 17 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है और क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 के अंतर्गत आया हुआ है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? 5वां भाग है। तो इसका जो हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 5वां भाग। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा? पेट्रोलियम का सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाता है। ऊपरी ब्रह्मपुत्री घाटी में पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है, जो कि दिहुंग घाटी में सुरमा घाटी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हैं। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मिलते हैं कल की इसी तरीके की बेहतरीन क्लास और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।